मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बिहार की जनता जातिवादी नहीं है। बिहार के नेताओं ने उनको जातिवादी बना दिया, उनको कोई विकल्प नहीं देते हैं जाति के बाहर निकलने का। जातिवादी होते, लालू जी जातिवादी हैं क्या? लालू जी जातिवादी होते अगर तो चलिए पहली बार तो नेता बन गए। जब उन्हें बेऊर जाना पड़ा तो उन्हें अपनी पत्नी ही क्यों दिखाई दी? क्योंकि बच्चे तो अभी बालिग नहीं हुए थे, तो पत्नी को उन्होंने बना दिया। क्यों ना उस समय जो सबसे योग्य यादव था उसको बनाया? तो यादव भले समझते हो कि लालू जातिवादी है, लालू जातिवादी नहीं, लालू तो परिवारवादी हैं। अब जब बच्चे जब बालिग हो गए तो उनको नेता बना दिया। कोई राज्यसभा गया, कोई विधानसभा गया, कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। प्रशांत किशोर की यात्रा जो है वो जारी है। यात्रा खत्म कब होगी इसको लेकर अभी संजय इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सारंग के एमएलसी सच्चिदानंद राय हैं, जो कि प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं। और कई दफ़ा देखा गया है कि सच्चिदानंद राय जो हैं वो प्रशांत किशोर की यात्रा में उनके साथ रहे हैं। लगातार प्रशांत किशोर जो है वो तेजस्वी पे हमला बोलते हैं, नीतीश पर हमला बोलते हैं, लालूवाद पर निशाना साधते हैं, थोड़े बीजेपी पर मौन रहते हैं। इसका कोई कारण? मुझे लगता है आपने गलत क्लिप सुन लिया है। उनका तो ये मानना है कि लालू जी ने भी अच्छा काम किया है, नीतीश जी ने भी अच्छा काम किया है, कांग्रेस ने भी अच्छा ही काम किया होगा, तभी इतने दिनों तक राज करने को उनको मिला। लेकिन कुछ प्रश्न हैं उनके कि आपने अच्छा काम किया, मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? बिहार सबसे बेरोजगारी वाला राज्य क्यों है? बिहार सबसे ज़्यादा अशिक्षित राज्य क्यों है? बिहार सबसे ज़्यादा पलायन वाला राज्य क्यों है? बिहार में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर इतना क्यों ध्वस्त है? बिहार के किसान इतने बदहाल हैं? प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। मानते हैं कि आपने अच्छा काम किया होगा, तभी जनता बार बार आपको चुन के भेजती है। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, उनका तो बस एक ही प्रश्न है कि ठीक है 39 सीट जिताया आपने, फिर कभी 31-32 सीट जिताया था, भाजपा जीत कर गई, गुजरात का मॉडल दिखाकर वोट लेकर गई। ये बताए पहले कि पिछले 9 वर्षों में और या आने वाले 1 वर्ष में भी शायद कभी मोदी सरकार ने एक बैठक बनाई हो बिहार के विकास के लिए, कोई समीक्षा करने के लिए, बिहार के बच्चों के पढ़ाई में सुधार के लिए, बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए, बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कभी कोई बैठक बुलाई है क्या? तो सीधा प्रश्न, आप कुछ करते ही नहीं तो आप क्या शिकायत करें हम? सबसे बड़ी शिकायत यही है कि बिहार के लिए कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, चुनाव लड़ने को क्या है, क्या जनस्वराज 2024 के चुनावी अखाड़े में कूदने जा रही है बिहार में? देखिए, जनस्वराज अभियान शुद्ध राजनीतिक प्रयास है। इसको कभी आप लोग भ्रम मत रहिएगा कोई सामाजिक प्रयास है या कुछ है। ये शुद्ध राजनीतिक प्रयास है। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, पहले एक दल बना देते हैं, फिर अपने आप को दल का नेता घोषित कर देते हैं, उत्तराधिकारी भी अपने बेटे को घोषित कर देते हैं, इसके बाद जाके कहीं से गठबंधन करके सीट मांगने का काम करते हैं। जनस्वराज अभियान इस दिशा में नहीं जाने वाली। जनस्वराज पहले बिहार के लोगों के बीच में जाकर उनको जागृत करने की कोशिश कर रही है। बिहार के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट किस लिए दिया जाना चाहिए, अर्थात अपने बच्चों के भविष्य के देना चाहिए, अपने बदहाली को दूर करने देना चाहिए, अपने रोगी होने पर अच्छा इलाज मिल सके इसके लिए देना चाहिए। ये बातें जाकर लोगों के बीच में रख रहे हैं। एक बार जब मुद्दे क्लियर हो जाएंगे तो उन मुद्दों के आधार पर निश्चित रूप से हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। कोई मैंने कहा पहले कि राजनीतिक मंच है ये। अभी आपने देखा होगा एक जहाँ हमारी पदयात्रा प्रशांत जी की जहाँ पदयात्रा हो रही थी या पूरी हो रही थी, 5 जिलों में एक उपचुनाव आया था शिक्षक प्रतिनिधि का। हमने आफाक अहमद साहब को समर्थन दिया क्योंकि वो तो हैं नजरिए, अभी पार्टी हमारी बनी नहीं है, अब उनको पूरा प्रयास करके हम लोगों ने जिताया। अब 24 का चुनाव जो है निश्चित रूप से मेरा मानना है कि पार्टी बना लेनी चाहिए, और जहाँ जहाँ पदयात्रा हो चुकी रहेगी वहाँ निश्चित रूप से चुनाव हमें लड़ना चाहिए, ताकि अपनी बात जब पहुँचा चुके हैं तो उसका टेस्ट भी हो जाएगा कि लोगों ने उसको स्वीकार किया है और किस हद तक स्वीकार किया, या कोई कमी रह गई तो उसको कैसे दूर किया जाएगा। स्वीकार्यता में कमी दिखाई दी तो दूर करेंगे। क्यों कि मुख्य लक्ष्य 2025 है। 2025 में हमें बिहार के 80% विधायकों को परमानेंट रिटायरमेंट दिलाना है और उसके जगह पर 80% सही लोगों को लाना है। अगर दूसरे दल भी हमारे इन मुद्दों पर लेकर, मैंने बच्चों के भविष्य को लेकर, बता युवाओं की कमाई को लेकर, रोगियों की दवाई को लेकर, अगर उस मुद्दे पर चुनाव लड़ के अच्छे लोगों को लेकर आते हैं तो हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम उनका फितरत जानते हैं, चरित्र जानते हैं।
उनको तो दे देकर वही जाति, वही मजहब, वही हिंदू मुसलमान, वही हिंदुस्तान पाकिस्तान, वही मंदिर मस्जिद, यही सब करके उन लोगों को वोट लेना है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जाति से बाहर निकाल पाएंगे बिहार को 2025 से पहले? मैं उदाहरण दो दे देता हूँ आपको अभी, और तीसरा के बारे में बता भी देता हूँ। मैं जो चुनाव लड़ा, जो वोट थे उसमें से 1% वोट भी, आप वोटर लिस्ट में आकर देख लीजिएगा, 1% वोटर भी मेरी जाति का नहीं था। अब मुझे 56% वोट मिले प्रथम वरीयता के। अभी आफाक साहब का जो चुनाव था उसमें 15% वोटर भी उनकी जाति के नहीं थे। जाति की बात करता तो और भी कम, मतलब मजहब के मुसलमान नहीं थे, 15% भी नहीं थे, वो चुनाव जीते। और तीसरा प्रयोग मैं करने जा रहा हूँ कि मुझे अगर चुनाव लड़ना हुआ, अगर लोकसभा का भी तय नहीं है, अगर पार्टी तय करती है कि लड़ना होगा, तो मैं महाराजगंज नहीं लड़ूंगा, जो मेरा घर है और जहाँ मेरी जाति का अच्छा खासा वोट है। तो चुनाव लड़ना होगा तो मैं सारण से लड़ूंगा, छपरा से, जहाँ मेरी जाति को कोई गिनती ही नहीं है। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बिहार की जनता जातिवादी नहीं है। बिहार के नेताओं ने उनको जातिवादी बना दिया, उनको कोई विकल्प नहीं देते हैं जाति के बाहर निकलने का, वरना बिहार की जनता, भोली जनता तो 2025 में भी तो फिर यही होगा, नेता जाएंगे, भाषण देंगे, कहीं ना कहीं जाति को और मोबिलाइज करेंगे। तो इसको आप कैसे रोकिएगा? एक ऐसी चीज़ है कि जो चलती आ रही है। 2 बार काटा है हमने, हाँ। तीसरी बार काट के दिखाएंगे अब 24 में, तो 25 के लिए फार्मूला बड़ा क्लियर हो जाएगा। एक बात समझ के चलिए, विकल्प के अभाव में कभी नागनाथ को वोट देना है तो कभी सांपनाथ को वोट देना है। अब नागनाथ सांपनाथ के अलावा एक ऐसा विकल्प आएगा जो वोटर के बच्चों के भविष्य की बात करेगा, किसानों की बदहाली को दूर करने की बात करेगा, युवाओं के रोजगार की बात करेगा, पलायन कर चुके लोगों को वापस लाने की बात करेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है बिहार की जनता को यही सब बातें प्रिय हैं। जाति के नाम पर तो ठगे गए हैं हमेशा, जातिवादी नहीं है, उनको ठगा गया है। जातिवादी होते, लालू जी जातिवादी हैं क्या? लालू जी जातिवादी होते अगर तो चलिए पहली बार तो नेता बन गए। जब उन्हें बेऊर जाना पड़ा तो उन्हें अपनी पत्नी ही क्यों दिखाई दी? क्योंकि बच्चे तो अभी बालिग नहीं हुए थे, तो पत्नी को उन्होंने बना दिया। क्यों ना उस समय जो सबसे योग्य यादव था उसको बनाया? तो यादव भले समझते हो कि लालू जातिवादी हैं, लालू जातिवादी नहीं, लालू तो परिवारवादी हैं। अब जब बच्चे जब बालिग हो गए तो उनको नेता बना दिया, कोई राज्यसभा गया, कोई विधानसभा गया, कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना। तो ये जो एक मिथ्या तैयार किया हुआ है, मिथ्या, कि भाई ये जातिवादी लोग हैं। मांझी जी क्या है जी? वो उसका उनका बेटा सुमन, रामविलास जी क्या किया, वो उसका बेटा, उसके भाई, बाद में बेटा चिराग। तो जो भी आए हैं कुशवाहा जी भी ऐसा ही कुछ करेंगे। तो घुमा फिरा के जितने लोग हैं वो सब, नीतीश जी की तो फसल खराब हो गई इसलिए उत्तराधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि देखिए सोनिया जी हैं, फसल इतनी खराब होने के बावजूद जो है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कोई जाति का काम नहीं कर रहा है, कोई पार्टी जातिवाद में नहीं है। हर पार्टियां अपने परिवारवाद में हैं या अपने स्वार्थ में हैं, और लोगों के पास विकल्प कुछ इस तरह के देते आए हैं कि जाति में फंस जाते हैं, कभी इसके डर से उसको वोट, कभी उसके डर से उसको वोट में देते आए हैं। प्रशांत किशोर, सच्चिदानंद राय, जनसुराज, हम लोग जो विकल्प लेकर आ रहे हैं, इन सारे मिथ्याओं को तोड़ते हुए विकल्प होगा। लेकिन एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि आप फुल फ्लेज में 2025 में ही दिखिएगा बिहार में, तो जिनको महागठबंधन से टिकट नहीं मिलेगा, जिनको एनडीए से टिकट नहीं मिलेगा, वो आपके दरवाजे पर आ जाएंगे और आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बंदा है, दे देते हैं टिकट। ऐसी वैकेंसी हमारे पास में नहीं है। हम कह रहे हैं सही लोगों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं, और सही सोच वाले लोग। उसमें कुछ लोग पुराने हो भी सकते हैं जो सही लोग, सही सोचते थे, गलत पार्टी में थे, लेकिन वैसे बिरले होंगे। अधिकांश जो होंगे बिल्कुल नए लोग होंगे, बिल्कुल हमारे कसौटी पर कसे हुए लोग होंगे, विद्वान लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, सही सोच वाले लोग होंगे। आपका 2025 अफाक अहमद को हमने लड़ाया। अफाक अहमद एक शिक्षक थे और शिक्षकों का प्रतिनिधि चुनना था, तो हम एक शिक्षक को लेकर आए, भी देखने नहीं गए कि उनकी जाति क्या, उनका मजहब क्या है। हमने देखा कि ये सही व्यक्ति हैं, जो प्रतिनिधित्व करेंगे, अच्छा प्रतिनिधित्व कर भी रहे हैं। आप पूछिएगा शिक्षकों से तो पाएंगे कि ये एक प्रतिनिधि जो है वो शिक्षकों की लड़ाई में उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। वैसे ही आगे देखिएगा पार्लियामेंट की जो टिकटें जब बटेंगी, आपको दिखेगा बिल्कुल सही लोगों को टिकट मिलेगा, एक भी गलत व्यक्ति हमसे टिकट नहीं पाएगा। और हमें कोई जीतने की हड़बड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है। जीतने के लिए हम चरित्र में समझौता नहीं करेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, 2-3 ऐसे लोग आकर हमसे मिले, प्रशांत जी से मिले, हमारे यहाँ पैरवी की कि प्रशांत जी से मिलवाइए, और वो वोट बैंक माने जाते हैं। क्या महागठबंधन वाले थे कि एनडीए वाले थे? अब तो दोनों में कहीं नहीं है, लेकिन थे एक समय।
बहुत मजबूत थे महागठबंधन में, लेकिन हम लोगों ने नकार दिया कि नहीं, हमें सिर्फ सही लोगों को चाहिए। उसके लिए अगर हमें कोई खमियाजा भुगतना पड़ेगा तो तैयार है। एक दो चुनाव में हो सकता है हमको थोड़ा उसका गलत ये मिले, लेकिन बाई एंड लार्ज जो अच्छे लोग हैं वो इतनी मजबूती से जुड़ रहे हैं ना कि पूरा नैरेटिव ही चेंज हो रहा है। लेकिन सर अच्छे लोग कोई बायोडाटा देख के तो पता चलता नहीं, कैसे आप लोग उसको फिल्टर कैसे कीजिए? ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छे लोग मतलब क्या? देखिए, हम फिल्टर करने के कई तरह के फिल्टर लगा रखे हैं, कई प्रकार से फिल्टर करते हैं, लोगों के बीच जाके करते हैं, हम स्वयं उनका बायोडाटा चेक करते हैं, उनके बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड देखते हैं, अगर कहीं वो रोजगार में रहे हैं तो वहाँ पर उनके कैसा कंडक्ट रहा है, ये सब देखते हैं। ये सब देखने के बाद अगर उसके बावजूद कोई अगर उस फिल्टर में से पास हो जाएगी तो बाद में सिस्टम उसको पर्ज करेगा, साफ करेगा। लेकिन हम लोग पहले अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि जाने अनजाने में कोई गलत व्यक्ति हमारे इस अभियान का हिस्सा न बने और सही लोग कोई छूटे नहीं। अच्छा, युवाओं के लिए क्या है आपका मतलब इसमें है जो कि कोई अगर युवा कनेक्ट करना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, राजनीति के शिखर पर पहुंचना चाहता है, तो जन स्वराज के पास क्या स्कोप है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। हम लोग सारे गांव में, सारे पंचायतों में पीके यूथ क्लब, कर्पूरी यूथ क्लब और मेडिकल यूथ क्लब बना रहे हैं, और उसमें जो बच्चे थोड़ा भी, जो युवा थोड़ा भी राजनीतिक भविष्य की बात सोच रहे होते हैं, उनको कहते हैं कि तुम अध्यक्ष बन जाओ और अपने क्लब में 100, 150, 200 लड़कों को अपने युवाओं को जोड़ो, लड़कों को नहीं, युवाओं को जोड़ो, और फिर हम लोग उनको पूरा समर्थन देते हैं कि किस तरह से वो क्लब के अंदर बैठने की व्यवस्था उनकी हो, वो खेल कूद करे, खेल कूद का सामान जो लगता है उसकी व्यवस्था कराते हैं। और इस तरह से अब तक 10,000 से ऊपर क्लब बन चुके हैं। अभी तो हम लोग 8 जिला ही कवर किए हैं, लेकिन टारगेट है कि 1 लाख क्लब ऐसे बनेंगे। तो युवाओं का क्लब बना रहे हैं आप लोग? युवाओं का क्लब बना रहे हैं। ये एक नया है बिहार में? नहीं, नया नहीं है, ये बंगाल में तो हुआ है पहले, लेकिन बंगाल में इस तरह से नहीं हुआ। बंगाल में क्लब अपने आप बन गए, बाद में राजनीतिक पार्टियों से जुड़ गए, लेकिन यहाँ हम राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ रहे हैं, हम इन क्लबों को बना ही रहे हैं। अगेन वहाँ भी हम देख रहे हैं कि सही लोग ही खोलें, सही युवाओं को खोज कर उनके नेतृत्व में फिर टीम बनवा रहे हैं। फिर उनका जो है सो इंटर पंचायत होगा, पहले पंचायतों के बीच में प्रतियोगिताएं होंगी, फिर प्रखंडों के बीच में प्रतियोगिताएं होंगी, फिर बाद में जिलों के बीच में प्रतियोगिताएं होंगी। आइए प्रतियोगिता करके उन लोगों को खेल कूद और पढ़ाई से जोड़ना है। ये क्लब जो होंगे वो कला, संस्कृति, खेल और शिक्षा उसके इनक्यूबेटर होंगे, और यही बच्चे जाके चल के कोई वार्ड सदस्य बनेगा, कोई विधि सदस्य बनेगा, कोई प्रमुख बनेगा, कोई मुखिया सरपंच बनेगा, कोई जिला पार्षद बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद भी बनेगा। मुख्य तौर पे जो लग रहा है अभी तक कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि हर आदमी पढ़ लिख जाए। नहीं, केवल पढ़ने लिखने से नहीं होगा, बहुत पढ़े लिखे बेईमान लोग मिल जाएंगे आपको। पढ़ना लिखना अपने आप में, सही लोग बने और सही उनको शिक्षा मिले, रोजगार मूलक शिक्षा मिले, और किसानों को वो सही सहायता मिले जिससे किसानी फायदेमंद हो। आज जो किसान थोड़ा बहुत किसानी करते भी हैं, वो अपने घर के लिए अनाज उपला देते हैं, उनके लिए व्यवसाय के रूप में, उनके लिए आजीविका के रूप में नहीं बन पा रहा है। एक तो 60% भूमिहीन है यहाँ पे, और जो 40% भूमि वाले भी हैं उनको खाद इतना महंगा खरीदना पड़ता है और प्रोड्यूस इतना सस्ता बेचना पड़ता है कि उनको फिर वो फायदा नहीं होता। अगर 500 रुपये का खाद 1000 रुपये में खरीदेंगे और अगर 2000 में बिकने वाला धान अगर 1500 में बेचेंगे तो निश्चित रूप से लागत भी बढ़ गया और आमदनी भी घट गई, तो नुकसान ही होना। इसलिए उतना ही उगाते हैं जिससे उनका घर परिवार चल जाए, और बाकी रोजगार के लिए हर घर से देखिएगा 2, 4, 5, 7 लोग जो है प्रदेश में काम कर रहे हैं। कोई अच्छा काम भी कर रहा है, अधिकांश मजदूरी कर रहे हैं। चलिए, सारंग के MLC सच्चिदानंद राय, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।